Hello students, welcome back on my channel Love Physics with EduCrafters. So start loving physics with me, and my coaching name is EduCrafters, so that's why Love Physics EduCrafters. We are still facing lockdown, so we are studying by staying at home, so kindly stay at your home. वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था. अभी तक हम लोगों ने 7 लेक्चर्स स्टडी कर लिए हैं. जिन लोगों ने अभी तक शुरू के 7 लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज पहले के लेक्चर्स देखिएगा. आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 पर हैं, चैप्टर नंबर 1 के, डेट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मैं बता चुका हूं. नाउ आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी. तो लगभग हमारे पास आज 6 टॉपिक्स हैं जो हम इस लेक्चर नंबर 8 के अंदर कवर करेंगे. सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू equal and opposite charges separated by some distance. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल डाई वर्ड से निकलता है टू. तो यहां पर 2 चार्जेस है मेरे पास, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू. -2q प्लस 2q होना क्या चाहिए? चार्जेस दोनों सेम होने चाहिए, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट नेचर अपोजिट होना चाहिए. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या डेफिनेशन हुई? इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होना जरूरी है. अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो इसलिए दोनों के बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है. इनका सेंटर मैंने कहा O, और इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया 2a. दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया 2a. तो इस O पॉइंट से A और इस वाले O पॉइंट से उधर की तरफ प्लस Q हो गया मेरा A दूरी पर. ऐसा मैंने इसलिए किया, अगर मैं डिस्टेंस लेता खाली A तो दोनों तरफ a/2 आ जाता. तो a/2 तो मेरे को बार बार वो फ्रैक्शंस में करना पड़ता है, इसलिए मैंने इस चीज को अवॉइड करने के लिए 2a ले लिया. इधर a आ जाए, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. कोई भी 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो कहलाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कंसेप्ट है, किसी का नाम है भाई, हाँ भाई इसका नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल है. अब जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसेप्ट था, बट अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की आप वैल्यू निकालते थे, मैग्नीट्यूड निकालते थे, तो हम कहते थे उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सिमिलरली अगर आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू निकालना चाहो, मैग्नीट्यूड निकालना चाहो, इसकी स्ट्रेंथ निकालना चाहो, तो उसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अंदर. Electric dipole moment is represented by P with a vector sign as it is a vector quantity. So what do you mean by electric dipole moment? तो electric dipole moment is the strength of electric dipole. Electric dipole की strength है. अब ये strength निकलती कैसे है? It is defined as the product of magnitude of one of the charge and the distance between the two charges. दोनों में से आप कोई सा भी एक चार्ज ले लीजिए Q, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की स्ट्रेंथ पता लग जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक डाइपोल की. और इसे निकालते कैसे हैं? इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. सो Q into 2a, it is a vector quantity. It is a vector quantity
अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होगी। तो बाय कन्वेंशन कोई रूल नहीं है सच। बाय कन्वेंशन हमने माना है, हमने इसकी डायरेक्शन ली नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो बाय कन्वेंशन इट्स डायरेक्शन, we have taken its direction from negative to positive charge। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। इसका मतलब अगर मैं कहूं ये वाली फिगर में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो इट विल बी टूवर्ड्स राइट। तो राइट की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। टूवर्ड्स राइट इज द डायरेक्शन फॉर दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बाय कन्वेंशन हमने इसकी डायरेक्शन देख ली। नाउ थर्ड थिंग इज इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बड़ा ही निकालना बड़ा ही आसान है, आप देख पा रहे होंगे। चार्ज है तो चार्ज की यूनिट कूलम, 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ए क्या लिया था हमने, डिस्टेंस लिया था, तो इसकी यूनिट हो गई कूलम मीटर। क्यू और इसका मीटर, तो हमारी यूनिट आ गई इसकी कूलम मीटर। एम आई क्लियर? होपफुली। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ है। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए Q, और उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है 2 है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो Q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकल जाएगी। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकलती है? इसकी डायरेक्शन हमने मानी है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा इतनी बात। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट वगैरह जैसे भी आप ले लेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे डाइपोल है तो डाइपोल की भी फील्ड होगी, उसे बोलते हैं डाइपोल फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। तो हम उसे शॉर्ट में डाइपोल फील्ड भी बोल देते हैं। डाइपोल फील्ड का मतलब है भाई मेरे पास दो चार्ज थे, एक था चार्ज -q, दूसरा चार्ज था +q। अब दोनों की वजह से फील्ड होगी, तो दोनों की वजह से जो इनके आसपास एक फील्ड क्रिएट होगी उसे बोलेंगे डाइपोल फील्ड। और डेफिनेशन बोल देंगे इट इज द स्पेस अराउंड एनी डाइपोल, इट इज द स्पेस अराउंड एनी डाइपोल वेयर एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द डाइपोल। डाइपोल की वजह से उनके आसपास एक स्पेस जिसके अंदर कोई भी चार्ज टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज उसमें एंटर करने की कोशिश करेगा तो उस पर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। इसे बोलेंगे डाइपोल फील्ड, ठीक है। नाउ अब आपको डाइपोल फील्ड निकालनी होगी। तो अब हमारी हेडिंग आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। आज थोड़ा सा बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो घर पर तो यही होगा। होपफुली आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अब आप लोगों ने टॉपिक को समझ लिया भाई, हमें करना क्या है? डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहां निकालनी है? उसकी एक्सियल लाइन पर। अब उसकी एक्सियल लाइन क्या होगी ये समझ लेते हैं। तो मैंने यहां पर एक चार्ज लिया -q और एक चार्ज लिया +q, ठीक। ये सेंटर O ले लिया। अब एक्सियल लाइन, तो हमने पहले भी एक टॉपिक किया था जिसमें निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन मैंने आपको बताया था सेंटर के अलोंग आप एक उसके एक्सिस से पास होती हुई लाइन, एक्सियल लाइन का मतलब ऑन इट्स एक्सिस। तो उसके एक्सिस पर जो लाइन, तो उसके एक्सिस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, उस लाइन को एक्सटेंड करा P पॉइंट तक, और इस P पॉइंट पर आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन दोनों की वजह से, ठीक है।
तो माइनस क्यू की वजह से क्या होगी और प्लस क्यू की वजह से क्या होगी, तो मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में। ऐसा करते हैं, पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में हेल्प करेगा। तो माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर क्यू नॉट को ये अट्रैक्ट करेगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी माइनस क्यू की वजह से वो कहाँ होगी, टुवर्ड्स, और प्लस क्यू इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा, तो उसकी वजह से कहां होगी, टुवर्ड्स राइट, ड्यू टू ई प्लस क्यू। ई माइनस क्यू की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ई प्लस क्यू की वजह से टुवर्ड्स राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या होगी, इन दोनों का सम। अब इन दोनों का सम एक राइट में एक लेफ्ट में है, तो हमें माइनस करना होगा। तो पहले तो हम देख लें ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू क्या है। तो हमने कहा ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं एक्स। अब अगर मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड देखूं, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा के, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू अपॉन माइनस क्यू। तो ये डिस्टेंस हमने बताया था भाई, ये हम हमेशा 2a ही लेते हैं, 2a लेंगे हमेशा, मैं तो यही लूंगा a। तो x प्लस ए हो गया इधर, तो यहां लिखा x प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। e प्लस क्यू की वजह से देखता हूं अब मैं, e प्लस क्यू की वजह से 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन प्लस क्यू ये x है और ये वाला डिस्टेंस a है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट पी मैग्नीट्यूड में, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात बता रहा हूं आपको क्या होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में बड़ा कौन है, इसका डिनोमिनेटर छोटा तो ये बड़ा होगा, तो जिस चार्ज के पास क्यू नॉट रखा है उसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, प्लस क्यू की वजह से। तो आप नेट निकालने के लिए E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू कर देंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कर देंगे हम। अब दोनों की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और दोनों को माइनस करने की कोशिश करते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q दोनों के पास है, तो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, प्लस क्यू की वजह से 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन जो था, यहां पर लिखा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। तो आपने एलसीएम लिया, ये इधर और ये इधर, तो ऊपर आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इन दोनों को मैं माइनस करता हूं, तो माइनस करूंगा तो आएगा q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर आप माइनस करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, माइनस हो जाएंगे, यहां आएगा प्लस 2x, यहां पर माइनस ऑफ माइनस 2x एड हो गया 4ax, तो यहां आ गया 4ax। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यहां तक आ गई है। आगे बढ़ेंगे, मैंने यहां लिखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो मैं निकालने जा रहा हूं फाइनल, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां था 4ax को मैंने ऐसा लिखा q इंटू 2a इंटू 2x, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 4 4ax एज इट इज आ जाएगा। कुछ बच्चे समझ गए मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अभी बताया q इंटू 2a डाइपोल मूवमेंट होता है, उसकी टर्म्स में हम अपना आंसर लाइक लेकर आएंगे, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट
2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब q इंटू 2a क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट का मेरे पास आ गया यहां पर p। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो इसे भी बंद कर दिया मैग्नीट्यूड। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में होगी, ऑफ कोर्स किसी जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है, बड़े में से छोटा माइनस कर रहा है, इसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसका मतलब टुवर्ड्स राइट। और डाइपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो एक तो तरीका ये है मैं यहां पर टुवर्ड्स राइट लिख दूं। दूसरा तरीका है जो बहुत ध्यान से समझे, अगर मैं इसे मैग्नीट्यूड हटा दूं यहां पर तो यहां हो जाएगा ई नेट। तो ई नेट इसका मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन अगर मैं लिखूं तो यहां लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब या तो मैं यहां पर यूनिट वेक्टर यूज कर लूं या सिंपली मैं इसका मैग्नीट्यूड हटा दूं तो ये वेक्टर p लिख दिया। इसका मतलब है जो वेक्टर p की डायरेक्शन है, जो मेरी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, दैट इज लेफ्ट टू राइट, वही डायरेक्शन मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की है, दैट इज लेफ्ट टू राइट। तो जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई टुवर्ड्स राइट, और मेरा जो फाइनल आंसर आया वो ये आ गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सीबीएसई एग्जाम्स में, बोर्ड्स में हर साल 2 साल में ये एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं ये आते हैं। इसका डेरिवेशन आप बार बार लिख कर देखें, प्रैक्टिस करें। तो ये यहां पर खत्म होता है जहां पर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। क्लियर है? यहां पर एक कंडीशन की भी बात करते हैं। ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। अब कुछ बच्चे इस कंडीशन को अवॉइड करके डायरेक्ट अब मैं जो रिजल्ट निकालने जा रहा हूं उसे यूज कर लेते हैं, जो कि गलत होगा। अगर मैं कहूं दिस x इज ग्रेटर देन a, अब x ग्रेटर देन a का मतलब है भाई डाइपोल जो है वो डाइपोल के जो दोनों चार्जेस है बहुत पास पास है, और जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर निकालना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिलीमीटर में है, और जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो वो मीटर्स में है। इसका मतलब कितना हो गया, 1000 टाइम्स हो गया। अगर इन दोनों में 1000 टाइम्स का रिलेशन हो, 1000 टाइम्स हो, अगर मेरा एक्स ए से 1000 टाइम्स हो, तब जाके आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज अगर एक्स और ए आपस में कंपेरेबल हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ए को इग्नोर नहीं मानोगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े में से अगर बहुत छोटी सी चीज माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है मेरे पास 1000 है, 1000 में से मैंने 0.001 कुछ माइनस करा तो इट इज ऑलमोस्ट 1000 ही, वो 1000 ही रहेगा। तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ए स्क्वायर तो चला गया, ए हो गया 0, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करा तो एक्स की पावर 4, और ऊपर वाला एक्स उसे कैंसिल आउट कर देगा, तो यहां आएगा 2p अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो अगर x ग्रेटर देन ए हो, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स बड़ा हो या उससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, तब जाके आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज यही करेंगे। तो जब भी आपके पास एक्सियल लाइन का न्यूमेरिकल आएगा, आपके पास दोनों फॉर्मूले में से चॉइस होती है। अब आप बच्चों को ये आसान लगता है कि कौन माइनस करे, अगर मीटर सेंटीमीटर है तो आपको यही करना पड़ेगा। अगर वो बहुत बड़ा है एक्स ए से, तभी जाकर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। खाली सुनने से डेरिवेशंस नहीं समझ आते हैं, खाली सुनने से फिजिक्स नहीं आती, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। तो इसे लिखिएगा, खाली मेरी वीडियो सुनेंगे तो समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, आपको साथ साथ लिखना भी पड़ेगा। तो प्लीज लिखिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग पॉज लेकर इसे लिख सकते हैं। तो इसके आगे मैं अपना नेक्स्ट डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन
इक्वेटोरियल लाइन स्टार्ट करता हूं। मैं इतने रब कर रहा हूं बोर्ड, आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल अगेन ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। अब कुछ बच्चे इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी कंफ्यूज करते हैं। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या हुई समझते हैं, माइनस क्यू और दूसरा मेरा चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। ये इसका सेंटर ओ, इसके सेंटर से एक नॉर्मल लाइन या एक परपेंडिकुलर लाइन जिस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है पी, इस पी पॉइंट को पर आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है किसी भी एक्सिस के ऊपर कोई भी नॉर्मल लाइन पास कर दी हुई, परपेंडिकुलर लाइन पास कर दी हुई, वो इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये ए, इधर ए और इसे हमने लिया एक्स, ठीक है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो लेट क्यू नॉट, भाई क्यू नॉट हमारी हेल्प करेगा डायरेक्शन बताने में। तो माइनस क्यू इस क्यू नॉट को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई ड्यू टू माइनस क्यू। सिमिलरली प्लस क्यू क्या करेगा, इसे रिपेल करने की कोशिश करेगा और इसे दूर ले जाएगा ई प्लस क्यू से, ठीक। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होंगी, एक माइनस क्यू की वजह से टूवर्ड्स ई माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से अवे ई प्लस क्यू। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, क्लियर है यहां तक। अगर इनकी वैल्यू की बात करें तो इनकी वैल्यू क्या होगी, ये एक्स, ये ए, ये हमने आर कहा, तो क्या इधर भी आर होगा, बिल्कुल इधर भी आर होना चाहिए। और इस आर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट या फिर 1/2, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अगर मैं ई प्लस क्यू निकालूं तो यार वो भी सेम आ गया, क्यों आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आना चाहिए भाई। डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, दोनों ये वाले डिस्टेंस सेम है, ये इसके इक्वल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, आइसोसेलेस है। तो ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये दोनों साइड इक्वल है। तो अगर दोनों साइड इक्वल है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ गई। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ गई, इसका मतलब अगर मैं यहां कहूं ये, या तो आप पैरेललोग्राम बना लो या फिर आप कहो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो उसे क्या करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो यहां भी एंगल आ गया थीटा और यहां भी एंगल आ गया थीटा। दोनों के बीच दो वेक्टर्स हो गए, दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है, दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल है, मैंने मांगा 2 थीटा। और जो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या करेगी, इसे बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट करके थीटा थीटा हो गया। अब तो मेरे लिए निकालना आसान हो गया। अब मैं इसे रिजॉल्व कर लूंगा, ई प्लस क्यू को नीचे रिजॉल्व करूंगा तो ई नेट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई नेट, ई प्लस क्यू को इधर रिजॉल्व करूंगा तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ई माइनस क्यू को भी इधर रिजॉल्व करूं हॉरिजॉन्टल तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू तो सेम है, तो इसे हमने लिख दिया 2e कॉस थीटा, दोनों सेम है, या तो प्लस क्यू माइनस क्यू लिख लीजिए या सिंपली आप
प्लस क्यू लिख लेते हैं, 2e प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये बात हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब आप कुछ लोग बच्चे सोच रहे होंगे भाई वर्टिकल डायरेक्शन की भी बताइए सर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पर इसे रिजोल्व करूंगा तो e प्लस क्यू साइन थीटा, और इसे नीचे करूंगा तो इधर e माइनस क्यू साइन थीटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट्स में, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखूं ई नेट, तो e प्लस क्यू साइन थीटा माइनस ई माइनस क्यू साइन थीटा हो जाएगी। तो e प्लस क्यू और e माइनस क्यू दोनों सेम है, तो दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई 0, खाली आपका कहां आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, जहां पर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एम आई क्लियर? तो कुछ नहीं करना, अब तो बड़ा आसान सा हो गया। ये थीटा है तो ये z बना रहा है, तो यहां थीटा हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस में मेरे पास क्या है, a है, और हाइपोटेनस में r है, तो यहाँ a अपॉन r हो गया, और r की वैल्यू वो है, रख दीजिए वैल्यूज। तो ये हो गया 2e cos थीटा, e की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos theta is a upon r, that is a upon x square plus a square की पावर 1/2। ठीक है, तो 2q इंटू 2a वापिस मिल गया मेरे को, तो यहां लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया भाई। q इंटू 2a क्या होता है, p होता है, तो हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मैग्नीट्यूड, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया। दोनों डेरिवेशन एक्सियल या इक्वेटोरियल में से एक डेरिवेशन जरूर, जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे, कोई भी आप पहला यूनिट टेस्ट देंगे, फर्स्ट टर्म देंगे, जरूर आएगा एक्सियल या इक्वेटोरियल में से। ज्यादातर आता ही आता है, बोर्ड के एग्जाम्स में भी हर 1-2 साल बाद ये आता ही आता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ। ठीक है, तो ये मेरा ई नेट आ गया। डायरेक्शन की अगर बात करूं तो डायरेक्शन की बात, ये कहा रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो मैं लिख सकता हूं टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट लिख दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का है लेफ्ट डायरेक्शन में है। जैसा कि पहले करा था, अगर मैं वेक्टर साइन हटा दूं, अगर मैं वेक्टर साइन हटा दूं, ई नेट निकालूं वेक्टर साइन हटाकर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 एज इट इज लिख दिया मैंने। अब डायरेक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का है टूवर्ड्स लेफ्ट, और डाइपोल मूवमेंट माइनस q2 प्लस q जाती है, डेट इज टूवर्ड्स राइट। तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो इसलिए यहां पर एक नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं। तो यहां पर नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड is in the opposite direction of electric dipole moment। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट है, सॉरी राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। लास्ट बात जो पहले भी समझा चुका हूं, इफ x इज ग्रेटर देन a, x की वैल्यू a से बहुत ज्यादा हो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम, और ये पॉइंट P बहुत दूर हो, उस केस में आप a को इग्नोर कर सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में आपकी आ जाएगी, नेगेटिव साइन रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज एक्स क्यूब। तो आप देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का क्यूब। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज की बात करें पॉइंट चार्ज की वजह से, तो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, और इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्स क्यूब के। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन वापस से बता रहा हूं, माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करती हुई लाइन के ऊपर जो भी आप नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वो उसकी इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको 3 से 4 बार इसे लिख के देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये डेरिवेशन आएगा। नोट डाउन कीजिए, मैं कुछ सेकंड का पॉज ले रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिख चुके होंगे या लिख रहे होंगे, जैसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए और आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रख दूं तो वो कैसे बिहेव करेगा, उस पर टॉर्क लगेगा, ये पढ़ते हैं भाई हम लोग। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल। आप लोग हेडिंग डालेंगे, आप लिखेंगे हेडिंग में टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी डाइपोल को प्लेस कर दें तो वो डाइपोल कैसे बिहेव करेगा, वो डाइपोल कैसे बिहेव करेगा हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहले मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले भी मैंने मतलब बताया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो अगर कोई चार्ज है Q, उसके ऊपर हर पॉइंट पर सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। तो इसका मतलब मान लीजिए मैंने डाइपोल रखा -Q और +Q बाय मेकिंग सम एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर उसने एक एंगल बना लिया थीटा एंगल बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो मैं आपको बताऊं तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये मेरा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई, जो इसके साथ एक थीटा एंगल बना रही है। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया। नाउ मैं क्या बता रहा था, अगर मैं इस +Q को कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाऊं तो इसके ऊपर एक सिंगल फोर्स लगेगी, हमेशा सेम, F = QE, यही फोर्स लगेगी। तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज विल बी +QE। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या लगेगी? F = -QE। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? लेफ्ट, और पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी कहां होगी? जाने की राइट। तो F -QE। अगर नेट ट्रांसलेटरी फोर्स आप लोगों ने 11th क्लास में समझे होंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो दोनों फोर्सेस को अगर मैं ऐड करूं F +Q + F -Q,
तो आप दोनों फोर्सेस को जब ऐड करेंगे तो नेट फोर्स 0 आ गई. नेट ट्रांसलेटरी फोर्स is 0, which means they will not move in a straight line. ये आगे नहीं बढ़ेंगे, दोनों के पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है. तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर्म्स अ कपल. जब भी किसी बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे, ध्यान दीजिएगा मैंने ये मार्कर रखा, इस मार्कर पे मैंने इधर कॉर्नर पे एक फोर्स लगाई और एक इधर लगाई, तो इस पे दो इक्वल फोर्सेस लगी, एक इधर और एक इधर. तो ये क्या करेगा, घूमेगा. ये क्या करेगा, रोटेट करेगा. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर्म्स अ कपल एंड कपल विल रोटेट द बॉडी बाय एक्सपीरियंसिंग अ टॉर्क. कपल बॉडी को रोटेट करेगा टॉर्क एक्सपीरियंस करके. ठीक है. नाउ टॉर्क, अब जब कपल होता है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस लिख देता हूं, बिटवीन द टू फोर्सेस. दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से आपको मल्टीप्लाई करना होगा. तो टॉर्क का मतलब है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. अब दोनों फोर्सेस के बीच में, अब मेरे को एंगल यहाँ थीटा पता है, तो मैं इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूं. ये मेरे पास थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए साइन थीटा मैंने यूज करा. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर जो मेरे को निकालना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, हाइपोटेनस दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इज 2a, तो ये 2a हो गया. तो P कितना आ गया, 2a साइन थीटा. तो अगर टॉर्क की वैल्यू निकालो, टॉर्क का सिंबल टाउ. फोर्स दोनों में से कोई सी भी एक फोर्स ली जाती है, तो दोनों में से कोई सी भी एक फोर्स ली, QE इंटू 2a साइन थीटा. Q इंटू 2a एक साथ लिख लिया, और E साइन थीटा. तो Q इंटू 2a बार बार कर रहे हैं हम लोग, आ गया P E साइन थीटा. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस डाइपोल इज P साइन थीटा. ये मेरा फॉर्मूला आ गया भाई. तो टॉर्क क्या लगेगी, P साइन थीटा. इस डाइपोल के ऊपर P साइन थीटा टॉर्क लगेगी. ठीक है. तो जिसकी वजह से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा. आप टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी के लिए अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो आपने पढ़ा था A क्रॉस B इज AB साइन थीटा. तो यहां हमने लिखा P क्रॉस E, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया. और क्रॉस प्रोडक्ट आया है यहाँ बीच में. क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड थंब रूल से निकलेगी. राइट हैंड थंब रूल. तो अगर राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अपनी पाम को फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में. फर्स्ट वेक्टर कौन हुआ, A क्रॉस B में A मेरा फर्स्ट वेक्टर है. A क्रॉस B is a new vector C which is perpendicular to both the vectors A and B. ये मैं क्रॉस प्रोडक्ट बताने लगा था आपको. क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B is a new vector C which is perpendicular to both the vectors A and B and its direction is find out by right hand thumb rule. ठीक है. तो कुछ मैंने ज्यादा अंग्रेजी में बोल दी है डेफिनेशन. जिन बच्चों को नहीं समझ आई उनके लिए मैं बता देता हूं. अगर मैं मानूं A इसे और B इसे, A और B A की डायरेक्शन में अगर मैं अपना पाम लूं और इसे मूव करूं B की डायरेक्शन में, तो P क्रॉस E, तो मैं A से B की तरफ जाऊंगा. तो मेरा थंब कहां गया, इनवर्ड. जो मेरा थंब होगा वो मुझे डायरेक्शन बताएगा टॉर्क की. तो ये मेरी टॉर्क की डायरेक्शन होगी. तो A क्रॉस B इज अ न्यू वेक्टर C विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स A एंड B. तो वो मुझे बताएगा C, दैट इज टॉर्क बताएगा. तो अगर कुछ बच्चों के दिमाग में हो कि भाई सर अगर मैं इन्हें कुछ ऐसा बना दूं कि P यहां हो और E यहां ऊपर होता और अभी भी थीटा होता, तो मेरी फोर्स की टॉर्क की डायरेक्शन कहां आती,
तो P की डायरेक्शन, जो मेरा पहला वेक्टर है, P की डायरेक्शन में पाम करा, पाम को मूव करा, इस बार थंब आउटवर्ड है, तो इस बार टॉर्क कहां लगेगा, आउटवर्ड। जो ये टॉर्क होगा ये P और E दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। A क्रॉस B इज अ न्यू वेक्टर C विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स A एंड B, तो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल टू द प्लेन कहेंगे इसे आप। अगर P और E सेम प्लेन में है तो टॉर्क नॉर्मल हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब बात ये है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये लग क्यों रहा है, तो लग इसलिए रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि जो ये डाइपोल है वो इसकी डायरेक्शन में आ जाए, इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा तो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, उस पर फिर टॉर्क नहीं लगेगा। पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर जो मैं बात बताना चाह रहा हूं मैं उसे थीटा की टर्म्स में समझाता हूं, आप इसे नोट डाउन कीजिए। पहले कुछ सेकंड का मैं पॉज ले रहा हूं, आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आप लोग होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉर्क लग रहा है पी साइन थीटा, टाउ इज पी साइन थीटा। अब मान लेते हैं थीटा यहां पर लेट से 90 डिग्री है, केस वन, या लेट कर लिया थीटा 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री का मतलब है, जैसे मैंने पहले भी माना था, ये जो ब्लैक पार्ट है ये माइनस क्यू, और राइट ये वाला व्हाइट पार्ट हो गया प्लस क्यू, और वो ऐसे रखा है। ऐसे रखने का मतलब है वो कहा है 90 डिग्री है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री के केस में इस पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, डेट इज पीई साइन 90 इज 1, तो मैक्सिमम टॉर्क लगा पीई, ठीक है, थीटा 90 डिग्री होने पर। नाउ दूसरी बात, अगर लेट थीटा इज 0 डिग्री, अगर मेरा थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री का मतलब है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू कुछ ऐसे रखा है, माइनस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल। तो साइन 0 0 हो गया, तो टाउ की वैल्यू क्या हो गई, 0, दैट इज मिनिमम टॉर्क। इस केस में कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि डाइपोल मेरी डायरेक्शन में आ जाए। जब तक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं आएगा तब तक वो टॉर्क लगाएगा, तब तक उस डाइपोल को टॉर्क एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना आ जाए, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, साइन 91 हो गया और थीटा 0 पे टॉर्क मिनिमम 0 हो गया। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक। थोड़ी सी वीडियो ये वाली बड़ी है हमारी, क्योंकि सारे टॉपिक कवर करने हैं हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। जो बच्चे मेरे को कमेंट में मैसेज करेंगे वर्कशीट के लिए, मैं उन्हें वर्कशीट दे दूंगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक से, जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं इस टॉपिक पर 1 मार्कर 2 मार्कर बहुत आते हैं। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बातें पूछी गई हैं बोर्ड्स में, स्कूल के एग्जाम्स में, जेई में, तो आप लोग ध्यान से इसे करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, तो आप हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ द डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ठीक है, विजिबल होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, सेम मैं फिगर वापस से बना रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने अपना डाइपोल रख दिया, दैट इज माइनस क्यू और प्लस क्यू, बाय मेकिंग सम एंगल लेट से θ1। चलिए पहले तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ बच्चों को जो नहीं समझ आती है, जिन्होंने 11th क्लास में अभी तक पोटेंशियल एनर्जी को नहीं समझा है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, और जिन बच्चों ने अच्छे से समझा है, तो अगर मैं किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल वर्क डन करूं तो जो मैंने वर्क डन करा है वो कंजर्व रहेगा और उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर अभी यहां रखा है, मैंने मान लिया ये मेरा ग्राउंड है और यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है, मैंने लेट कर लिया। अब मैंने वर्क डन करा और इस मार्कर को यहां ले आया। मैंने वर्क डन कैसे करा? अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, और इस मार्कर को यहां ले आया तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, यहां से यहां तक की हाइट h, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। तो जब भी अगर मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, तो यहां पर मैंने कहा the work done in rotating the dipole in an electric field is stored in the form of potential energy of the dipole। जो मैं वर्क डन करूंगा इस डाइपोल के ऊपर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इनिशियली ये θ1 पे था, मैंने इसे घुमाकर यहां ले गया और ये हो गया θ2। ये सेंटर मान लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, सेंटर मान लीजिएगा। तो मैं यहां ले आया माइनस क्यू और इधर ले आया प्लस क्यू। तो मैंने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहती है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाना चाहेगी ऐसे नीचे की तरफ। मैं अपोजिट लाया तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट में वर्क डन करा। तो मैंने क्या करा, इस डाइपोल को यहां से यहां लाने में जो मैंने वर्क डन करा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। पहले θ1 एंगल फॉर्म कर रहा था, अब इसने एंगल फॉर्म करा लेट से θ2। तो जो मैंने वर्क डन करा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। वो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन ये आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा 11th क्लास में। वर्क डन इज टाउ डी थीटा। जिसने नहीं पढ़ा भैया, ये तो पढ़ा है वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या डीडब्ल्यू इज एफ डी एक्स। तो भैया डी डब्ल्यू एज इट इज, फोर्स की जगह टॉर्क और डी एक्स की जगह डी थीटा आ गया। जब हम रोटेशनल की बात करते हैं तो रोटेशन में और ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क ले लेता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेता है। तो फॉर्मूला हो गया डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। अब आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। वर्क डन मैंने करा θ1 से θ2। टाउ का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था पीई साइन थीटा। तो पीई साइन थीटा टाउ की जगह टी थीटा, इंटीग्रेशन लिमिट θ1 टू θ2। तो पी मैंने कांस्टेंट है जी, बाहर आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। θ1 टू θ2 रखा, बाहर लिख लिया माइनस पीई, माइनस साइन बाहर लिख लिया आप लोगों को आसानी के लिए। cos θ2 माइनस cos θ1। This work done is stored in the form of potential energy of the dipole। ये potential energy of the dipole की फॉर्म में स्टोर होगा इतना वर्क डन, जब मैं θ1 से θ2 रोटेट करूंगा, ठीक है। लेट से θ1 इज 90 डिग्री। लेट कर रहा हूं भैया, लिख देता हूं θ1 90 डिग्री। 90 डिग्री वो पोजीशन जहां पर मैक्सिमम टॉर्क लगता है। तो मान लीजिए मेरा डाइपोल ऐसे रखा था θ1 पे, मैंने इसे घुमा के किसी थीटा पर ले आया। लेट θ1 90 और θ2 किसी थीटा एंगल हो गया। इनिशियली θ1 90 डिग्री पे मेरा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा था, मैंने चेंज करके थीटा कर दिया। अब
पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इज माइनस पीई कॉस थीटा और कॉस 90 हो गया 1, तो मेरा फॉर्मूला हो गया इस केस में माइनस पीई कॉस थीटा। अब कुछ केसेस की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। तो ये तो डेरिवेशन हो गया कि भैया θ1 से θ2 ले जाओ तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा और वर्क डन जो होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर θ1 आप 90 लेते हो तो θ2 थीटा ले लिया, ये मैंने लेट कर लिया। अब इन दोनों केसेस के लिए भी θ1 90 डिग्री है, वो तो हो गया। अब थीटा की बात करते हैं कि मैंने कहां रखा था इसे, θ1 से चेंज करके अगर थीटा पे रखा मैंने, अगर उस थीटा केस 1 अगर वो थीटा मैंने रखा 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब समझिए ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और 0 डिग्री का मतलब माइनस क्यू इधर रखा मैंने और प्लस क्यू को मैं इधर रखा, तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, पैरेलल। थीटा 0 डिग्री, इस थीटा की वैल्यू कर रहा हूं, θ2 की बात कर रहा हूं मैं, तो u कितना आ गया माइनस पी नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का एक केस ले लेते हैं, ये मार्कर यहां रखा था, इस मार्कर को अगर मैं नीचे और नीचे ले जाऊं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे ले जाने पे क्या करूंगा, मैं डिक्रीज करूंगा और ऊपर ले जाने पे बढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब मैंने क्या करा, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दिया, और अभी पहले बताया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही डाइपोल हो तो टॉर्क ही नहीं लगेगा। उस केस में इसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ऐसे केस को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपने इक्विलिब्रियम की क्लासेस नहीं देखी मेरी पहले तो उसे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को, ठीक है। अब माइनस क्यू पर मान लीजिए मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे हटाया, यहां से इसे डिस्प्लेस करा, तो वापस से ये अपनी पोजीशन को क्या करेगा, रिगेन कर लेगा। जब अपनी पोजीशन को वापस से रिगेन कर ले एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद, तो उस केस को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर चार्ज अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए और वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिगेन कर ले, तो उस केस को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट केस 2, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री का मतलब समझिए ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड रही और आपने डाइपोल को अपोजिट रख दिया, यानी कि प्लस क्यू यहां और माइनस क्यू यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट, बट डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई टूवर्ड्स लेफ्ट। तो दोनों कैसे हो गए, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब U प्लस ई का मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है आपने डाइपोल को यहां से घुमा के मैक्सिमम जहां जितनी ऊपर इस मार्कर को मैं ले जा पाऊं, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे मैं इसे ले गया। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पर देखिए होगा क्या, अगर मैं इसे प्लस क्यू को यहां से डिस्प्लेस करूं, तो प्लस क्यू अगर डिस्प्लेस होगा तो प्लस क्यू की टेंडेंसी भी क्या है, इससे रिपेल होकर माइनस की तरफ जाने की। अगर हल्का सा भी डिस्प्लेस करा तो ये घूम के यहां आ जाएगा सॉरी, ये घूम के यहां आ जाएगा। अब जैसे ही वो घूम के वहां आएगा तो इस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, वो अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं करेगा। तो दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया ये, ठीक है। होपफुली मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, वापस से बता रहा हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर चार्ज को मैं डिस्प्लेस करूं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से और वापस वो अपनी पोजीशन को रिगेन कर ले तो स्टेबल। अगर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिगेन ना कर पाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। होपफुली लेक्चर 3-4 है शायद, जिसमें मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बारे में बताया है, न्यूमेरिकल्स भी कराए, बहुत इंपॉर्टेंट
है ये आपके सीबीएसई और जेई के वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, तो उसे ध्यान से कर लीजिएगा। तो दिस इज माय लास्ट टॉपिक ऑफ लेक्चर नंबर 8 विच इज अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं कुछ सेकंड का पॉज भी ले लेता हूं और आप लोगों को थैंक यू कर देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करा जिनकी वजह से मैंने ये लेक्चर 8 बनाया। मैं देख रहा था काफी टाइम से बच्चे नहीं देख रहे हैं। मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स भी के आंसर नहीं लिखे थे, तो कुछ बच्चों ने मेरे पास पर्सनल मैसेज करके मुझे कहा कि सर आप और आगे की वीडियोस डालते रहिए। तो उन लोगों को मैं थैंक यू कहता हूं मुझे मोटिवेट करने के लिए। बाकी जो भी मुझे वॉच कर रहे हैं उनको भी थैंक यू। और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, डोनेट टू पीएम केयर्स फंड और स्टे एट होम। थैंक यू।